लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसएचएम में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने ये सीखा था कि किसी भी टाइम पर क्या वेलोसिटी होती है, क्या एक्सेलरेशन होता है और वो कैसे निकालते थे। अगर डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो वेलोसिटी आती थी, और फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन आता था। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration as a function of time। टाइम के ऊपर ये कैसे डिपेंड करते हैं। तो लेट्स से अगर आपको दिया है कि डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा t, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, ये होती थी a ओमेगा cos ओमेगा t। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये होता था माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में है। फिर आपको ये बताया था कि इसके बीच में कितना फेज का डिफरेंस है, इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, और इसके और उसके बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस था। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या आएगी। तो जैसे अगर हमको दिया है कि डिस्प्लेसमेंट a sin ओमेगा t है, तो हमने अभी निकाला कि वेलोसिटी हो जाती है a ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, अब हमें v और x में रिलेशन चाहिए, तो टाइम वाला जो टर्म है उसको हटाना पड़ेगा, और टाइम वाले टर्म को हटाने के लिए पहली जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए हो जाएगा, और जो दूसरी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग कॉस ओमेगा टी वी बाई ए ओमेगा हो जाएगा। और अगर हम दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम जो उसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ गया, बट ये रिलेशन इतना देखने में आसान नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज अगर करते हैं तो यही रिलेशन लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टाइम्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ गया। प्लस माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि प्लस का मतलब है कि वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, और माइनस का मतलब है कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्ट में। बाकी अगर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन एलिप्स की है। एलिप्स की इक्वेशन ऐसी ही होती है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ एलिप्टिकल बनता है, और इस एलिप्स में ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा a कॉमा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के नीचे a है तो डिस्प्लेसमेंट a। ये वाला पॉइंट होगा माइनस a कॉमा 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 कॉमा a ओमेगा, और ये हो जाएगा 0 कॉमा माइनस a ओमेगा। ठीक, क्योंकि इसके नीचे a ओमेगा का होल स्क्वायर है, आप ऐसे भी लिख सकते हो a ओमेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ इसका एलिप्टिकल बनता है, और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन होता है। ठीक, तो हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मिल गई, उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाल सकते हैं। और एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालने के लिए आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा, a साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी डिफरेंशिएट करके आ गई a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एक्सेलरेशन हो गया। और अगर ध्यान दें तो यहां पर a साइन ओमेगा टी जो है ये x के बराबरी है, तो एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स के बराबर होगी।
ग्राफ की अगर हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास कर रही होगी, नेगेटिव होने से इसका स्लोप जो है वो नेगेटिव है। और अगर हमको ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन का ये एंगल दिया है थीटा, तो आप ये कह सकते हो कि tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। tan थीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर इसलिए है क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हम tan थीटा से ही निकालते हैं, और यहाँ पे स्लोप हमको दिख रहा है कि ओमेगा स्क्वायर का टर्म आ रहा है, माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो tan थीटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब ओमेगा से हमें क्या मिलता है, ओमेगा से हमें टाइम पीरियड मिलता है। तो अगर हमको ये थीटा का एंगल पता है तो हम tan थीटा से ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा निकाल लेंगे। और मैं आपसे पूछूं कि टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू यहां से अगर हम लिखते हैं तो 2 पाई रूट ओवर tan थीटा, ये इसका एसएचएफ का टाइम पीरियड हो जाएगा। ठीक, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन है और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये रिलेशन होगा। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन मान लो आपको ये पूछा गया है कि फाइंड द वेलोसिटी, या आपसे ये पूछता है कि फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन where the velocity is half of the maximum velocity। ठीक है, हमें पोजीशन मतलब इस x बताना है कि किस x में वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। वेलोसिटी का जो रिलेशन हमने अभी कुछ देर पहले निकाला वो था v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टाइम्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वेलोसिटी का रिलेशन है। ये वेलोसिटी किसी भी जगह की है और हमको जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो ए ओमेगा होती है, और हम चाहते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम की आधी हो जाए, तो इस वेलोसिटी को हम लिखेंगे ए ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर अगर करते हैं तो ए स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाई रूट 2। प्लस माइनस ए बाई रूट 2 का मतलब मीन पोजीशन से ए बाई 2 राइट में जाओगे, या मीन पोजीशन से ए बाई रूट 2 सॉरी ए बाई रूट 2 राइट में जाओगे मीन पोजीशन से, या मीन पोजीशन से ए बाई रूट 2 लेफ्ट में जाओगे, दोनों जगहों पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम लोग थोड़ा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एसएचएम में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसएचएम में एक्चुअली दो तरह की एनर्जी होती हैं, एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो एसएचएम में दो तरह की एनर्जी होती है। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। मान लो हमें ये निकालना है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी हो जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर हमको वेलोसिटी मिल गई तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ, मास m का है, v स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक, एसएचएम की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था कि ओमेगा स्क्वायर को हम k बाई एम लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को k बाई एम लिखते ही m यहां से कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम पर होगी एसएचएम की। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम, तो एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डिपेंड करता है कि
पेंडुलम का एसएचएम है या स्प्रिंग और मास का एसएचएम है, कौन सा एसएचएम है, पर हर जगह पर हमें पोटेंशियल एनर्जी जब भी निकालनी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी को, जैसे मान लो हम स्प्रिंग का एग्जांपल अगर लेते, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको के जो कांस्टेंट है, जैसे ओमेगा स्क्वायर रूट के बाई एम में के अगर कांस्टेंट पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमें ए साइन ओमेगा टी दिया हुआ था, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो गई। ठीक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई और ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म आया है, काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म आया है, और टोटल एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखी जा सकती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप ध्यान दें तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, बाकी हाफ के ए स्क्वायर तो दोनों में कॉमन है, तो हम जब ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा सिर्फ हाफ के ए स्क्वायर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है ये एक कांस्टेंट वैल्यू का होता है। एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी बदलती जा रही है टाइम के साथ, पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती जा रही है टाइम के साथ, लेकिन इनका जो सम होता है ये टाइम के संग नहीं बदलता है। और जो टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम होती है ये हमेशा हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी, जहां पे के कांस्टेंट है और ए उस एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। जितना बड़ा एम्पलीट्यूड होता जाएगा उस एसएचएम की एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ एसएचएम एक फिक्स वैल्यू होती है जो सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, बाकी जहां तक इस वैल्यूज का सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यूज आई थी, अगर हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं टाइम के संग कैसे बदल रहा है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, तो ये ग्राफ जो है टाइम के संग अगर हम बनाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कॉस स्क्वायर थीटा है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर थीटा है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ रफली कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन का ग्राफ ऐसे नीचे चला जाता था, साइन का ग्राफ नीचे चला जाता था, जब साइन स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला पोर्शन भी ऊपर चला आएगा। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। वहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है तो वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी। तो जो ब्लू वाला है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि इसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का टर्म आया है, और ये जो ब्लैक वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि इसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं कैसे इन दोनों के ग्राफ टाइम के संग बनते हैं। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है, लेकिन किसके टर्म में निकाली है, तो आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी टाइम के टर्म में आई है और पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम के टर्म में आई है। यही एनर्जीज हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग ये सीखते हैं कि जो एनर्जीज हैं वो डिस्टेंस के टर्म में कैसे लिखी जाएंगी। तो काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये एनर्जीज लिखना चाहेंगे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जहां तक बात है, या अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पहले लिख लें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये एनर्जी ऑलरेडी एक्स के टर्म में आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आ चुकी है। ठीक है, अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ये टोटल एनर्जी के बराबर होता है, और टोटल एनर्जी एसएचएम की फिक्स होती है हाफ के ए स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल एनर्जी हाफ के
ए स्क्वायर। ठीक, यहां से अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है किसी भी समय किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पे, और टोटल एनर्जी आपको पता है कि हमेशा हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल आती है। ठीक है, अब इनके अगर हम ग्राफ बनाना चाहें कि कैसे ग्राफ बनते हैं, तो ये है काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, और ये है एक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ एक पैराबोला इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और इस पैराबोला में एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है जो माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच में रहेगा। ठीक, जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी एक पैराबोला है, लेकिन ये इन्वर्टेड पैराबोला है, मतलब जो पैराबोला हमने बनाया इसको ठीक उल्टा कर देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो ये ग्राफ जो दिख रहा है इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा पैराबोला, ये काइनेटिक एनर्जी का है, और जो पैराबोला हमको ऊपर की तरफ खुला हुआ दिख रहा है ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। तो इन दोनों के ग्राफ इस तरीके से बनते हैं, और इन दोनों एनर्जी का जो सम होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब कभी भी इन दोनों एनर्जी को ऐड करेंगे तो इन दोनों एनर्जी का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी, जिसकी वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये इनके ग्राफ्स होगा। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोजीशन where kinetic energy is 3 times of potential energy। ठीक है, पोजीशन जब भी कहेगा तो x निकालना है, और ऐसे कौन से x में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हमने अभी देखा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई 2। मतलब हम जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा होता है, चाहे मीन पोजीशन के राइट में या मीन पोजीशन के लेफ्ट में, दोनों जगहों पर उसका जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। इक्वल भी पूछ सकता है या कोई भी फ्रैक्शन पूछ सकता है। आपको अगर वैल्यूज का जनरल फॉर्मूला पता है तो आप निकाल सकते हो कि किस जगह पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आए। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पहले टाइम के टर्म में निकाली और फिर हमने डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाली, तो इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था उसमें कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी था। ठीक है, कॉस और साइन में 90 डिग्री से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, तो आप ये याद रखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो फेज का डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो अगर कभी आप पूछा जाए कि फेज डिफरेंस क्या है तो आप ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द फेज डिफरेंस between kinetic energy and potential energy is 90 डिग्री। ठीक है, एक तो ये याद रखेंगे। दूसरा ये याद रखोगे कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम या साइन स्क्वायर थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कॉस 2 थीटा के टर्म में। ये आपको मैंने एसएचएम की जब इक्वेशन पढ़ रहे थे तब भी बताया था। इसका ये मतलब होता है कि जब हम कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते हैं कॉस 2 थीटा में, तो ये जो इसके टाइम पीरियड्स आते हैं ये याद रखना, जैसे पार्टिकल एसएचएम कर रहा है
वैसी उसकी वेलोसिटी भी एसएचएम कर रही है, वेलोसिटी भी बदलती जा रही है, एक्सेलरेशन भी बदलता जा रहा है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी भी बदलती जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अभी कुछ वैल्यू रखेगी, फिर बदल जाएगी, और फिर से वही वैल्यू जब रखेगी तो हम कहेंगे कि ये इस काइनेटिक एनर्जी का टाइम पीरियड हो गया कि कितने टाइम के बाद उसके पास सेम एनर्जी आती है। तो जैसे मान लो पार्टिकल जब एसएचएम करता है तो मीन पोजीशन पर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, हमको पता है, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर इधर जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर इधर जाएगा, फिर मीन पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। तो ये पूरा जो जाना आना, फिर इधर जाना फिर इधर आना, ये एक टाइम पीरियड कहा जाता था पार्टिकल के ऑसिलेशन का। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितने समय के बाद मैक्सिमम हो गई? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, फिर इधर गई, फिर इधर, फिर मैक्सिमम हो गई। मतलब इसको मैक्सिमम से वापस मैक्सिमम होने में आधे टाइम पीरियड की ही जरूरत पड़ी। तो आप ये कहोगे कि द टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज T/2। मतलब पार्टिकल के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अगर T था तो इन दोनों एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड जो होगा वो T/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इन एनर्जीज के लिए। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं तो एक्चुअली अब हम लोग डिफरेंट टाइप के एसएचएम हम लोग पढ़ेंगे, उनके टाइम पीरियड्स निकालेंगे। लेकिन सबसे कॉमन एसएचएम जो हमको मिलता है वो स्प्रिंग और मास के सिस्टम का होता है। तो कोई भी स्प्रिंग से अगर हम मास को अटैच कर दें और मास को खींच दें तो ये मास ऑसिलेट करने लगता है। तो उस एसएचएम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर स्प्रिंग और मास का सिस्टम होगा तो हमें क्या करना है। तो स्प्रिंग और मास सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। स्प्रिंग और मास के सिस्टम में एक स्प्रिंग होगी, उससे अटैच्ड एक मास होगा। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा और मास इसका M होगा। तो अगर हम इस मास को खींच के छोड़ दें तो ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, और जब इसका टाइम पीरियड हम निकालते हैं तो ये टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। ठीक है, या इसका जो ओमेगा होता है, हमको पहले से पता है कि ओमेगा √k/m होता है, और टाइम पीरियड क्योंकि 2π ओमेगा होता है तो उसका ओमेगा का 2π ओमेगा में 2π ओमेगा करेंगे तो ये टाइम पीरियड 2π√m/k आता है। तो स्प्रिंग और मास के ऑसिलेशन का ये टाइम पीरियड होता है। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड हर जगह पर आएगा, चाहे आप इसको अर्थ में यूज कर रहे हैं या आप उसको मून में ले जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी का टर्म नहीं आ रहा है, मून में भी इसका यही टाइम पीरियड है। स्पेस में ले जाओ जहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी 0 है, वहां भी उसका सेम टाइम पीरियड है। मतलब ये टाइम पीरियड इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी ग्रेविटी वाली जगह ले जा रहे हो, चाहे ग्रेविटी हो या ना हो या जितनी भी हो, इसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। और ये टाइम पीरियड सिर्फ इसके मास और स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप इसी का ऑसिलेशन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में कराते, जो कि ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, तो अगर हम इस सरफेस में इसका ऑसिलेशन करवा रहे हैं, हम इसको खींच के छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। अगेन K और M है तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी भी 2π√m/k ही है। ठीक है, अगर आप इसको एक इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रख दें और इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर ये मास है, ये स्प्रिंग यहाँ पे यूज कर ली जाए, इसको खींच के छोड़ देंगे, इसका भी टाइम पीरियड 2π√m/k ही रहेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्या एंगल होगा। ठीक, अगर आप इसको मास को ऐसे अटैच कर दें, नीचे स्प्रिंग लगा दें और फिर इसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश करके छोड़ दें, अगेन सेम टाइम पीरियड। ठीक, आप ऐसा कर सकते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग की मदद से एक मास को हैंग कर दें, लिफ्ट को एक्सेलरेट करवा दें, कितने भी एक्सेलरेशन से टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो जो स्प्रिंग और मास का ऑसिलेशन होता है, इसका टाइम पीरियड इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको लिफ्ट में रख रहे हैं, ग्राउंड में रख रहे हैं, रस्सी से टांग रहे हैं, मतलब रस्सी में स्प्रिंग से टांग रहे हैं, इंक्लाइन प्लेन में रख रहे हैं, हर जगह पर इसका टाइम पीरियड हमेशा सेम आएगा। तो स्प्रिंग मास सिस्टम इसलिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग स्प्रिंग के बारे में हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, या स्प्रिंग को अगर हम कट करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो आपको ये बताया था मैंने
कि अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है, इसकी लेंथ अगर l है, हम इसको अगर दो हिस्सों में कट करते हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 लेंथ l1 हो गई, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 लेंथ l2 हो गई, तो जो k इंटू एल होता है ये k1 इंटू l1 के बराबर होता है और k इंटू एल जो होता है वो k2 इंटू l2 के बराबर भी होता है। तो अगर आपको लेंथ पता है तो जो स्प्रिंग कट करके निकाली गई है उनका स्प्रिंग कांस्टेंट निकाला जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन मान लो कुछ ऐसा है, अ स्प्रिंग मास सिस्टम as time period t. Spring is cut into two parts in the ratio of 1:2 in length. If same mass is attached to the smaller spring, find its time period. ठीक है, तो एक्चुअली हमारे पास दो स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये थी, फिर इसको हमने दो हिस्सों में कट कर दिया और इन दो हिस्सों में जो लेंथ का रेशियो है, जैसे अगर ये लेंथ अगर 3l की थी तो 1:2 की लेंथ में आया है, मतलब ये l हो गया और ये 2l हो गया, इसका मतलब टोटल लेंथ 3l की 1:2 के रेशियो में काट दी गई। मान लिया जाए कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, तो हमें k1 ही निकालना है क्योंकि छोटे वाले से ही हमने कनेक्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि k इंटू 3l, k इंटू 3l का जो मल्टीप्लिकेशन है ये k1 इंटू l के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, मतलब k1 की वैल्यू k/3 आ गई। ठीक है, k1 की वैल्यू आ गई। अब अगर हमको ओरिजिनल स्प्रिंग से जब अटैच था तो टाइम पीरियड t था, तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्प्रिंग से अटैच होने से उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/k था, क्योंकि k स्प्रिंग कांस्टेंट था। और जब हम इस स्प्रिंग से अटैच करेंगे तो टाइम पीरियड 2π√m/ नया k, और नया k कितना है, k/3 के बराबर। ठीक, तो 2π√m/k अगर t था तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया टाइम पीरियड आएगा 2π√m/k तो वैसे ही है, बाकी √3 और बच जाएगा, तो √3 इंटू ये पूरा टर्म t के बराबर है, तो नया टाइम पीरियड √3 टाइम्स ऑफ पुराने टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग को कट करने से टाइम पीरियड इस तरीके से बदल जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, ये तीसरी स्प्रिंग है और यहां पे एक स्प्रिंग। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है, मास m है। आपसे पूछता है कि फाइंड टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया जो हम लोगों ने न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों सीरीज में है और सीरीज में जब होते हैं तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं 1/k1 प्लस 1/k2 करके। तो जब हम इनका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे इफेक्टिव तो 2k और 2k का k आ जाएगा, ये k इस k के संग पैरेलल है तो 2k हो जाएगा, और ये जो 2k आया है अगेन इस 3k के संग पैरेलल है, तो इस पूरे का k जो इक्विवेलेंट होगा ये कितना आ जाएगा, इन दोनों के बदले k और k पैरेलल में 2k और 2k और 3k ये दोनों भी पैरेलल में है तो 5k, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 5k आ गया तो टाइम पे 2π√m/ इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट 5k के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका टाइम पीरियड निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 2 स्प्रिंग मास systems have the same mass
and spring constants of K1 and K2. If the maximum velocities are equal, then find the ratio of their amplitudes. ठीक है, तो दो स्प्रिंग मास सिस्टम है, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटी सेम है। मैक्सिमम वेलोसिटी सेम होने का मतलब हमको पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, तो जितनी पहले की मैक्सिमम वेलोसिटी है उतने ही दूसरे की मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक, अब ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर के बाई एम, तो K1 बाई एम, और दूसरे का ओमेगा हो जाएगा रूट ओवर K2 बाई एम, मास सेम है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि A1 रूट K1 इज इक्वल टू A2 रूट K2, या A1 बाई A2 का जो रेशियो है ये रूट ओवर K2 बाई K1 के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन दोनों के एम्पलीट्यूड के रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आई होगी, और सीखेंगे कि अगर इसमें और कोई कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट हमें कैसे यूज करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्प्रिंग मास के सिस्टम में हम एक मास उसके ऊपर और रख देते हैं, तो फिर उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, ये सारी चीजें, या टाइम पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें बदल के कितनी हो जाएंगी, ये हम लोग सीखेंगे। ठीक।